इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन NTA, UGC, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the previous video we have completed half wave rectifier, full wave rectifier and bridge rectifier. Now in this video we will start filters. So basically filter is the next block of power supply. So basically आज हम study करेंगे filters. So हमने start में power supply study किया था और power supply का जो first block था आपका वो था rectifier. So basically power supply का जो आपका aim था वो क्या था? पावर सप्लाई का आपका एम होता है कि आप किसी भी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, एसी पावर टू डीसी पावर। सो यहाँ पर जो रेक्टिफायर है उसका आउटपुट होता है आपका पल्सेटिंग डीसी, जो हमने एनालिसिस कर लिया है अभी। पल्सेटिंग डीसी मींस एसी प्लस डीसी बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। नाउ फिल्टर्स का काम क्या होता है कि जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट आ रहा है रेक्टिफायर के आउटपुट में उसे रिमूव करना। सो बेसिकली फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड एसी कंपोनेंट। क्लियर अच्छे से? सो अनवांटेड एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? फिल्टर का यूज करते हो आफ्टर रेक्टिफायर इन पावर सप्लाई। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फिल्टर्स की, तो फिल्टर जो है आपका वो ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, ये सारी फ्रीक्वेंसीज रिमूव करता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, 6 ओमेगा नॉट, ये सारी फ्रीक्वेंसी रिमूव करता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, ये रिमूव करता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में। क्लियर अच्छे से? फिल्टर्स जो आपके होते हैं वो जनरली लार्ज इंडक्टर और लार्ज कैपेसिटर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर जो हम फिल्टर्स के टाइप्स देखेंगे वहां पर आप देखोगे वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? सो यहां पर अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें हम लोग, तो जो आपका ZL होता है इंडक्टर का इंपेडेंस, वो क्या होता है? J ओमेगा L, और ZC जो होता है वो क्या होता है? 1/J ओमेगा C, कैपेसिटर का इंपेडेंस। तो यहां पर अगर हम बोलते हैं कि L बहुत लार्ज है, इसका मतलब ZL भी बहुत लार्ज होगा, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि आपका C बहुत लार्ज है, इसका मतलब जो ZC है वो क्या होगा? आपका वेरी स्मॉल होगा। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे आगे जाकर जब आप फिल्टर्स के टाइप स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यहां पर कौन कौन से फिल्टर हैं जो हमें स्टडी करना है, तो टाइप्स आपके क्या क्या हैं फिल्टर्स के। तो यहां पर अगर फिल्टर्स के टाइप्स की बात करें तो एक होता है आपका L फिल्टर, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर। सेकेंड आपका होता है यहां पर C फिल्टर, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर। थर्ड आपका होता है यहां पर LC फिल्टर, और फोर्थ आपका होता है यहां पर CLC फिल्टर। सो ये टोटल 4 टाइप के फिल्टर होते हैं। हम 1 बाय 1 सभी का यहां पर एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका L फिल्टर। तो L फिल्टर आपका क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जो आपका L फिल्टर होता है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि रेक्टिफायर होता है आपका, तो आप रेक्टिफायर लिख लीजिए फर्स्ट ब्लॉक। रेक्टिफायर का जो इनपुट होता है वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है AC, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका AC प्लस DC। अब हम करते क्या हैं, रेक्टिफायर के आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज इंडक्टर के साथ, एंड देन हम लेते हैं लोड इंपेडेंस या लोड रेजिस्टेंस RL, और उसके अक्रॉस फिर हम आउटपुट लेते हैं। तो यहां पर जो आप L ले रहे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये L जो है आपका वो काफी लार्ज है।
ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला कि L शुड बी वेरी वेरी हाई एंड C शुड आल्सो बी वेरी वेरी हाई। तो यहां पर होता क्या है, देखिए आपको इस तरीके से L की वैल्यू लेनी होती है कि जो आपका ZL है मीन्स J ओमेगा L है, दिस शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन RL, मीन्स ZL जो होगा आपका वो RL से बहुत बड़ा होगा। क्लियर? आप चाहें तो यहां पर मॉड ऑफ ZL भी ले सकते हैं। तो जो आपका मॉड ऑफ ZL होगा वो RL से बहुत बड़ा होना चाहिए। क्लियर? सो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि मॉड ऑफ ZL या XL, XL मीन्स क्या होता है आपका रिएक्टेंस होता है। तो XL को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XL को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ओमेगा L, और मॉड ऑफ ZL आप लेंगे J ओमेगा L का, अगर मॉड लेंगे तब भी आपको ओमेगा L ही मिलेगा। तो XL जो आपका है वो ओमेगा L होगा, आप चाहें तो ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो वो ओमेगा नॉट L होगा कि वो 2 ओमेगा नॉट L होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखिए XL जो है वो ओमेगा नॉट L होगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और 2 ओमेगा नॉट L होगा इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ध्यान रखिए XL हमेशा ओमेगा इंटू L होता है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा नॉट होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 2 ओमेगा नॉट होती है। इसलिए आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में XL की वैल्यू ओमेगा नॉट L पुट करनी होगी और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 ओमेगा नॉट इंटू L पुट करनी होगी। क्लियर? सो यहां पर मैं आपके लिए अब एक प्रॉपर सा डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको एनालिसिस करने में काफी आसानी होगी। तो यहां पर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के केस में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर मैं सबसे पहले बना लेता हूं। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमने कुछ इस तरीके से बनाया था रेक्टिफायर के लिए, प्लस माइनस 2Vm अपॉन पाई। आप चाहें तो फुल वेव रेक्टिफायर के जो वीडियोस हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। और यहां पर आपका जो AC पार्ट था वो कुछ इस तरीके से था, माइनस 4Vm अपॉन 3 पाई इंटू क्या था आपका cos 2 ओमेगा नॉट टी। तो उसे मैं यहां लिख देता हूं cos 2 ओमेगा नॉट टी। क्लियर? सो यहां पर आपका क्या क्या हो जाएगा, अब साइन इज प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपने फुल वेव रेक्टिफायर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था। तो यहां पर देखिए जो हमारा सर्किट है, हमने पहले क्या बनाया, ब्लॉक डायग्राम में पहले रेक्टिफायर बनाया है, फिर हमने L लगाया है सीरीज में। तो हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट के बाद यहाँ L लगा देते हैं, और लास्ट में हमारा यहाँ पर हो जाएगा RL, और इसी RL के अक्रॉस हमें अब फाइनल आउटपुट लेना होगा। ठीक है? तो इसे हम नाम दे देते हैं प्लस माइनस V0। तो ये हमारा सर्किट बन गया है फिल्टर के लिए। क्लियर? सो यहाँ पर देखिए जो आपका सर्किट बना है, जैसा मैंने आपको बोला कि XL शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन RL, ये आपको लेकर चलना होगा। ये लेने से क्या फायदा होगा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही आप XL इज वेरी मच ग्रेटर देन RL लेते हैं तो होता क्या है, बेसिकली देखिए जब आप AC एनालिसिस करते हैं, इन केस ऑफ AC एनालिसिस इंडक्टर आपका प्रेजेंट रहता है। तो AC एनालिसिस पे चूंकि आपने XL को बहुत ज्यादा बड़ा लिया है RL से, तो होगा क्या कि वोल्टेज डिवीजन जब रूल लगेगा तो सारा का सारा जो AC वोल्टेज है वो इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा, RL के अक्रॉस कुछ भी नहीं जाएगा। और वैसे ही जब आप DC एनालिसिस करेंगे तब तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है DC एनालिसिस में। तो उस केस में जो वोल्टेज है आपका DC वोल्टेज वो सारा का सारा RL के अक्रॉस चला जाएगा, जो कि V0 है। तो V0 वोल्टेज आपको पूरा का पूरा यहां पर मिल जाएगा DC वोल्टेज। मैं इसको यहां पर आपको बना के भी दिखा देता हूं। देखिए जब आप AC एनालिसिस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ AC एनालिसिस देखिए जब भी दो वोल्टेज होते हैं और आप कोई एक वोल्टेज ले रहे होते हैं तो सुपरपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग दूसरा वोल्टेज क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना? तो यहां पर 2Vm अपॉन पाई जो DC वोल्टेज है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका सर्किट कैसा बनेगा, देखिए ये आपका सिर्फ AC वोल्टेज रहेगा प्लस माइनस, और यहां पर L होगा, और यहां पर आपका होगा RL प्लस माइनस V0 और ये L। देखिए यहां पर जो आपका AC वोल्टेज है, मैं इसे VAC नाम दे देता हूं,
बेसिकली VAC है क्या आपका -4Vm अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा नॉट t। तो यहां पर देखिए होगा क्या, यहां पर चूंकि आपने मॉड ऑफ ZL दैट इज XL को बहुत बड़ा लिया है RL से, तो होता क्या है बेसिकली देखिए, जो ये आपका AC वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, वो एक तो आपका L के अक्रॉस डिवाइड होगा और एक तो आपका RL के अक्रॉस डिवाइड होगा। RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है। देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल आपका कुछ इस तरीके से होता है। देखिए V0 की अगर आप बात करेंगे तो V0 आपका क्या होगा, VAC इंटू RL अपॉन RL प्लस ZL। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि ZL इज वेरी वेरी हाई, तो होगा क्या कि V0 आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा लेस होगा, क्योंकि ZL जो डिनोमिनेटर में है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। क्लियर। लेकिन अगर आप बात करते हैं VL की, ठीक है ना, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, तो VL क्या होगा, VAC इंटू ZL अपॉन ZL प्लस RL। तो VL क्या होगा, वेरी वेरी हाई हो जाएगा। तो जो सारा का सारा AC वोल्टेज है वो इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा, V0 में जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो बहुत लेस होगा। ठीक है, तो V0 ही आपका एक्चुअल वोल्टेज है ना, एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन जब आप यहां पर DC एनालिसिस करेंगे तो DC एनालिसिस में अब आपका DC वोल्टेज रहेगा, DC इनपुट वोल्टेज, और जो AC इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो सर्किट आपका कुछ ऐसा होगा, 2Vm अपॉन पाई, देन आपका L होगा और आपका साथ ही साथ क्या होगा, यहां पर RL होगा और प्लस माइनस V0। लेकिन देखिए आपको पता है कि DC वोल्टेज है, DC वोल्टेज मतलब DC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो DC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चूंकि जीरो होती है, इसलिए जो ZL है J0L J ओमेगा L, तो ZL क्या होगा, जीरो। अगर इंपेडेंस जीरो होता है तो जो एलिमेंट है वो क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर जो L है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका L शॉर्ट होगा, V0 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, 2Vm अपॉन पाई। क्लियर। सो V0 की वैल्यू आपको मिल गई 2Vm अपॉन पाई। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा आपको DC आउटपुट वोल्टेज मिला है, यहां पर AC वोल्टेज आपको नहीं मिला है। ठीक है, या बहुत नेग्लिजिबल मिला है, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि AC एनालिसिस में कोई ना कोई वोल्टेज, थोड़ा वोल्टेज तो जरूर होगा आपका। आप देख सकते हैं यहां पर आपने लिखा है V0 इज वेरी वेरी लेस, तो कुछ तो होगा ना। तो AC पार्ट होगा लेकिन बहुत लेस होगा एज कंपेयर टू DC पार्ट, क्योंकि AC जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज L के अक्रॉस चला जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है आपका इंडक्टर फिल्टर का। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आप देखिए हमारा जो मेन कैलकुलेशन होता है वो होता है रिपल फैक्टर का। तो जो रिपल फैक्टर आपका होता है, रिपल फैक्टर RF, ये कितना होता है आपका, ये होता है RMS AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट। यही हमने कैलकुलेट किया हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में। तो बेसिकली अब हमें ये चेक करना है कि फिल्टर लगाने के बाद रिपल फैक्टर में क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। रिपल फैक्टर इंप्रूवमेंट मीनिंग क्या होगी आपकी, इंप्रूवमेंट का मीनिंग ये होगा कि AC पार्ट एस लेस एस पॉसिबल होना चाहिए और DC पार्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स रिपल फैक्टर की वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल आपको मिलनी चाहिए। तो यहां पर रिपल फैक्टर, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, I डैश RMS मीन्स AC कंपोनेंट का RMS डिवाइडेड बाय IDC। क्लियर। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो IDC की वैल्यू है आपकी, IDC मीन्स आपको DC एनालिसिस से मिलेगी। तो अगर आप यहां पर देखें DC एनालिसिस को, IDC का मतलब क्या होगा, देखिए IDC मतलब आपका ये हो जाएगा, ये जो आपकी DC करंट यहां से फ्लो हो रही है। तो आपको पता है L शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो IDC की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे यहां से, आप देखिए अगर आप KVL लगाएंगे तो -2Vm अपॉन पाई प्लस IDC इंटू RL, यही हो जाएगा आपका। आप चेक कर लीजिए यहां पर -2Vm अपॉन पाई लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, IDC RL इक्वल टू 0। तो यहां से आपको IDC की वैल्यू मिल जाएगी 2Vm अपॉन पाई RL। तो
तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2Vm अपॉन पाई RL। क्लियर है अच्छे से? तो ITC हमें यहाँ पर मिल गई। नाउ नेक्स्ट हमें अब कैलकुलेट करना है IAC। तो आप AC सर्किट में चले जाइए। तो यहाँ पर IAC मीन्स ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे IAC की वैल्यू क्या होगी, आपको नॉर्मली यहाँ पर KVL ही लगाना है। तो IAC की वैल्यू आपकी होगी क्या, आप देखिए IAC की जो वैल्यू है आपकी, अगर आप KVL लगाएंगे तो -VAC प्लस ZL इंटू IAC प्लस IAC RL इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी IAC की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, VAC अपॉन ZL प्लस RL। तो इसे आप लिख लीजिए यहां पर। तो IAC इसकी वैल्यू होगी आपकी VAC अपॉन ZL प्लस RL। अब देखिए आपने क्या अज्यूम किया हुआ है, आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि जो आपका ZL है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RL। तो ZL की वैल्यू बहुत बड़ी है RL के कंपैरिजन में। तो आप क्या लिखेंगे, ZL ही लिख देंगे यहां पर। तो यहां पर अब अगर आप मॉड ऑफ IAC निकालते हैं तो आपको पता ही है, अगर आप मॉड लेंगे तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, XL, क्योंकि आपका जो Z होता है वो क्या होता है, J ओमेगा L होता है। अगर आप मॉड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओमेगा L मिल जाएगा, जो कि XC होता है आपका। ठीक है, नाउ यहां पर अब अगर मैं मॉड ऑफ AC का पीक निकालूं तो देखिए पीक का मतलब क्या होगा, अगर आप मॉड ऑफ IAC का पीक चाहते हैं तो आपको VAC का पीक लेना होगा, क्योंकि XL तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर अब अगर मैं लेता हूं मॉड ऑफ IAC का पीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, VAC पीक डिवाइडेड बाय XL। तो देखिए VAC पीक आपका कितना हो जाएगा, देखिए VAC पीक का मतलब होता है आपका, आपने यहां पर जो फिगर बना रखा है AC वाला फिगर, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपका जो फिगर है -4Vm अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा नॉट टी है। यहां पर अगर आप पीक वैल्यू निकालते हैं तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और जो आपको पीक लेना है साथ साथ में आपको मॉड भी लेना है। ध्यान रखिएगा, आपने मॉड ऑफ IAC का पीक बोला है तो मॉड ऑफ VAC का भी पीक ही होगा। तो जब आप मॉड लेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू 4Vm अपॉन 3 पाई। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पर आप लिख दीजिए 4Vm अपॉन 3 पाई XL। अब जो आपने IAC का पीक निकाल लिया, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप IAC का RMS ले लीजिए, तो जो AC कंपोनेंट का RMS होता है वही तो आपको चाहिए था ना, I डैश RMS। तो I डैश RMS क्या होता है, किसी भी AC कंपोनेंट का RMS क्या होता है, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, √2। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो ये हो जाएगा 3√2 पाई XL। क्लियर अच्छे से? तो ये आपने यहां पर सबसे पहले क्या निकाला, IAC निकाला, फिर आपने IAC का पीक निकाल लिया, फिर आपने RMS वैल्यू निकाल ली, तो आपका I डैश RMS आ गया। देखिए अब आपने I डैश RMS ले लिया है और आपने IDC भी ले लिया है। अब इन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, रिपल फैक्टर। तो अब आप लिख लीजिए यहां पर रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं यहां पर। तो जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए 4Vm अपॉन 3√2 पाई XL। तो इसे लिख लीजिए 4Vm अपॉन कितना है आपका, 3√2 पाई XL। ये आपने लिख लिया। अब डिवाइड क्या करना है आपको, डिवाइड आपको करना है यहां पर IDC। तो IDC की वैल्यू हमारे को कितनी मिली है, 2Vm अपॉन पाई RL। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो 4Vm 2Vm कैंसल, तो कितना बचेगा, यहां पर आपका 2 कांस्टेंट है और यहां पर आपका क्या कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। तो 4 और 2, तो यहां कितना बच गया आपका, 2 बच गया। ठीक है, तो 4Vm 2Vm को कैंसिल करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में 2 मिल जाएगा। और यहां पर और कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, एक तो बचेगा 2। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो वैल्यूज हैं
अगर आप देखेंगे पाई आर एल आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 3√2 पाई एक्सएल। तो पाई और पाई भी एक्चुअल में कैंसिल हो जाएगा आपका, और अगर आप चाहें तो √2 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर आपका बच जाएगा √2 आर एल देन 3 एक्सएल। क्लियर। और अगर आप चाहें तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू। अभी आप फुल वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस कर रहे हो, तो एक्सेल की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक्सेल की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी यहाँ पर 2 ओमेगा नॉट एल। ठीक है, तो √2 आर एल 3 इंटू 2 ओमेगा नॉट एल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो √2 फिर से कैंसिल कर दो, तो आर एल अपॉन 3√2 ओमेगा नॉट एल। ये आपका फॉर्मूला आ गया है रिपल फैक्टर का। क्लियर अच्छे से। तो ये अगर आप देखोगे रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला आया है वो आर एल के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको स्मॉलर रिपल फैक्टर चाहिए इन केस ऑफ इंडक्टर फिल्टर या इंडक्टेंस फिल्टर, तो आपको जो लोड है जो आर एल है वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल लेना चाहिए। क्लियर। सो ये आपका निकल गया रिपल फैक्टर की वैल्यू। और साथ ही साथ अब अगर मैं यहाँ पर आउटपुट डीसी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल लूँ, VDC की वैल्यू निकाल लूँ, तो आपने क्या देखा है, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2Vm अपॉन पाई आ रही है। ठीक है, लेकिन ये किस केस में आ रही है आपकी, आइडियल केस में। क्लियर। यहां पर अब अगर मैं बात करता हूं कि नॉन आइडियल केस में क्या वैल्यू आएगी, तो नॉन आइडियल केस में जो VDC की वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 2Vm अपॉन पाई माइनस आपकी क्या होगी IDC इंटू RSW/2 प्लस RF प्लस R इंडक्टर। ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, इसके लिए अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियोस ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने जब VDC/NL और VDC/FL स्टडी किया था रेगुलेशन फैक्टर के पहले, तो हमने वहां पर देखा था आइडियल केस में तो 2Vm अपॉन पाई आंसर आता है, लेकिन नॉन आइडियल केस में हमारा आंसर आता था 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC RSW/2 प्लस RF। तो RSW/2 होता था सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, क्योंकि आइडियल केस में तो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होगा। RF होता था आपको डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अगेन आइडियल केस में डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। और यहां पर जो R इंडक्टर आपको न्यू दिख रहा है वो एक्चुअल में जो आपने यहां पर फिल्टर यूज किया है ना, तो फिल्टर जो आपने यूज किया देखिए उसमें आपका L भी है, तो जो L है ना उसका भी तो नॉन आइडियल केस में इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस होगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसे हमने यहां पर नाम दिया है RIND, R इंडक्टर। तो नॉन आइडियल केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा डीसी आउटपुट वोल्टेज, वो आपका इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सो ये जो आपका एनालिसिस होता है इंडक्टर फिल्टर का इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। यहां पर सेम कंसेप्ट अब हमें स्टडी करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हम उसे काफी ब्रीफ में स्टडी करेंगे क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और साथ ही साथ हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ब्रीफ में एनालिसिस करने के बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एल फिल्टर से रिलेटेड। थैंक यू।